ओके जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर की, है ना। ओके, तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बिजनेस लॉ में बहुत ही कमाल के टॉपिक, पहले चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में। बट जैसा आपको पता है ये लेक्चर नंबर 1 है बिजनेस लॉ का, तो हम कुछ भी शुरू करने से पहले आपको एक ओवरव्यू देंगे आपके इस बिजनेस लॉ के पेपर के बारे में। अलॉन्ग विद दैट सिर्फ इतना ही नहीं, आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपको अगर कोई मॉड्यूल, कोई किताब, कोई बुक फॉलो करनी है तो सिर्फ और सिर्फ ICAI का स्टडी मटेरियल है जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आपको ऑलरेडी मिला होगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास बेस बिल्डिंग की है, एंजॉय करिए। सबसे पहले बात करते हैं आपका सर सिलेबस क्या है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते चलेंगे। जब मैं आपके सिलेबस की बात करता हूं तो कुछ बातें आपके दिमाग में यूं ही आ जानी चाहिए। सर बिजनेस लॉ का जो सिलेबस है ऑलरेडी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूं, बट इसके बियॉन्ड बात करते हैं। बिजनेस लॉ का जो एग्जाम की बात करें तो आपके पेपर में बहुत ध्यान से रहिएगा। मैं जो कुछ भी यहाँ बता रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ आप अपने अटेम्प्ट में ये बातें एक्सपीरियंस करने वाले हैं, फील लीजिए। तो जब हम बिजनेस लॉ के पेपर की बात करेंगे तो एक बात दिमाग में समझ के रखिए, पेपर आएगा तो 120 नंबर का। सर कितने मार्क्स? 120 मार्क्स का पेपर होने वाला है, लेकिन अटेम्प्ट आपको 100 मार्क्स ही करने होते हैं। सिलेबस में भी मैं ये बातें करता ही हूं, है ना। तो 120 मार्क्स का पेपर। अब कुछ क्वेश्चन बहुत कॉमन है, उनको एड्रेस कर देता हूं। 120 मार्क्स के लिए 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। उनको कैसे टैकल करना है, ICAI उस बारे में क्या बात करता है, सब बात करूंगा। फोकस रखिएगा बस। 120 मार्क्स के लिए 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। पहला जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन, डिफरेंस बिटवीन, एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। दूसरा जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब ये कौन से क्वेश्चन है जहां पर आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जामिनेशन में जो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। सर कितना ज्यादा होता है? 62 मार्क्स का आता है। वहीं अगर हम बात करें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस की तो ये 58 मार्क्स का पेपर में आता है। अब बहुत ऑब्वियस है, जैसे मैंने ऐसा बोला मन में प्रश्न आ गया होगा, सर क्या ये फिक्स है कि ऐसा ही होता है? हाँ जी, ऐसा ही होता है। 1 नंबर या 2 नंबर आगे पीछे चीजें हो सकती हैं, बाकी यही सेट है। और पेपर इस तरीके से आपका 120 मार्क्स का आता है। आई एम वेरी श्योर कि ये पहली बात आप सभी को समझ आ गई होगी। एक बार मुझे जल्दी से कंफर्म करें, क्या ये पहला पॉइंट हर एक बच्चे को क्लियर हो गया कि हाँ जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से होते हैं। अगर मन में प्रश्न है कितने क्वेश्चन आते हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? 18 क्वेश्चन से लेके 24 क्वेश्चन तक, 18 से 24 तक। क्या ये पहली बात सभी क्लियर है? जल्दी से जल्दी 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 मुझे बताइए, सारे बच्चों को ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। सिलेबस जो आपको यहां दिख रहा है, यहां पर आप नोटिस करोगे कि वेटेज ऑफ चैप्टर भी यहां पर मेंशन है। दिख रहा है ना, वेटेज भी मेंशन है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है। सर क्या ये फिक्स है, ऐसे ही होता है? हाँ जी, ऐसे ही होता है। सर क्या कोई चेंजेस नहीं हो सकते? ना जी, कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ये बात ठीक हो गई। चलिए, बहुत ही बढ़िया। हर पॉइंट को बहुत ध्यान से कंसीडर करते रहिएगा सो दैट आप सारे पॉइंट पर अपने आप को एड्रेस करते रहें कि हाँ ऐसे ऐसे होने वाला है। ठीक है ना। चलो, तो ये आपको समझ आ गया कि पेपर 120 मार्क्स का है। 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 62 मार्क्स एंड 58 मार्क्स। चलिए, पहली चीज दिमाग में इमेज में बिल्डअप हुई, हाँ ये है। पहला चैप्टर कौन सा है जो लेक्चर नंबर 1 में आज एड्रेस होने वाला है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मन में प्रश्न होगा, सर 6 मार्क्स का ही चैप्टर है, इस पर क्यों लोड देना, सीधे 32 मार्क्स पर कूद पड़ते? ना जी ना, ये बेस बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने चल रहे हैं जिस सब्जेक्ट का आपको ऐसे भी नहीं पता, शुरुआत भी नहीं पता, जरूरी है बेस बिल्ड करिए। मेरे साथ आइए।
हाउ टू अप्रोच लॉ प्रिपरेशन। अब ये वो चीज़ है जिस पर लोग इन जनरल बात नहीं करते, लोग अपनी अपनी राय देंगे। मेरा काम है कि मैं आपको वो बताऊं जो ICAI आपसे कहता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया आपसे कहता है, जिसके अंडर में आप अपना पेपर लिखने वाले हो, इवन तो जिसके अंडर में आप डिग्री भी लेने वाले हो जब आप CA बन जाओगे। आओ मेरे साथ, ध्यान दो, बहुत ध्यान से। लॉ को अप्रोच कैसे करें, तो यहां पर ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ये स्पेशली ICAI खुद भी आती है, कहता है कि कुछ यूजफुल टिप्स हैं, कृपया ध्यान से ध्यान लगाएं। कुछ यूजफुल टिप्स हैं जो आपके इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में काफी मददगार साबित होंगी, है ना। जैसे पहले पॉइंटर पर चलिए, इट्स क्रूशियल टू सप्लीमेंट योर स्टडी मटेरियल विथ बेयर एक्ट्स ऑफ रिलेवेंट स्टेट्यूज। जनाब इंस्टीट्यूट खुद कहता है कि उसका स्टडी मटेरियल ही यूज करना है, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं ढूंढना है कि कहीं और कोई किताब कुछ नहीं, कोई PDF नहीं, उन्हीं से काम करना है। आगे बढ़िए, दीज बेयर एक्ट सर्व एज द बैकबोन ऑफ लीगल अंडरस्टैंडिंग। अब मैंने क्यों बोला कि पहले चैप्टर से शुरू करना है, सो दैट आपको ये बात समझ आए। टोटल 7 चैप्टर में 6 एक्ट हैं, एक ही आपका अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर जहां पर आप लॉ समझते हैं कि लॉ होता क्या है, लॉ को प्रोसेस कौन करता है, व्हाई लॉ इज इंपॉर्टेंट। आपका जब आप बात है सोशल जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी, लॉ जरूरी क्यों है, सोर्स क्या होता है, लॉ में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो क्या करती है, इन सब को समझने के लिए पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बाकी 6 चैप्टर एक्ट है, उस पर भी बात करूंगा। आगे आते हैं, वाइल कोटिंग सेक्शन। बहुत बार बहुत सारे लोग आपको ये बताते फिरेंगे कि सेक्शन लिखना बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक कि ठीक है सर फिर नंबर नहीं आ रहे। साफ साफ लिखा हुआ है, वाइल कोटिंग सेक्शन, जब आप सेक्शन लिख रहे हो, साइटिंग केस लॉ, जब आप केस लॉ का रेफरेंस दे रहे हो, इट इज नॉट मैंडेटरी एट द फाउंडेशन लेवल, इट्स बेनिफिशियल टू डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ सपोर्टिंग योर आंसर। बट अगर आप सिर्फ फाउंडेशन करने आए हैं छोड़ दीजिए, बट अगर आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए इस स्किल को डेवलप कर रहे हैं, जरूर जरूर नोट करिए कि रिलेवेंट सेक्शन एंड नोटेबल केस लॉज वेन एवर एप्लीकेबल जरूर लिखिए। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम रिफ्रेसिंग इनकरेक्ट सेक्शन नंबर और इरेलेवेंट केस लॉ। याद रखेंगे, गलत साफ शब्दों में लिखा है कि आप गलत केस लॉस और सेक्शन नंबर लिखने से बचें। कई बार बच्चा क्या करता है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है कि कुछ भी सेक्शन कोड करके आ रहा है। इंस्टीट्यूट में एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, पकड़ लिया गलती। आगे बढ़ते हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया कि आप जब अपने बिजनेस लॉ के पेपर की बात करेंगे, दिमाग में लेके चलिएगा कि बिजनेस लॉ के पेपर में 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से, एक है डायरेक्ट नेचर का जिसको हम बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, डिफाइन, डिफरेंस बिटवीन, और एक है डिफरेंस बिटवीन के अलावा, डायरेक्ट के अलावा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आइए मेरे साथ बहुत ध्यान से समझिए। हमने बात करी व्हाइल आंसरिंग सिनेरियो बेस्ड या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। जब हम इनकी बात करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, इन जनरल जब से पढ़ाते आ रहे हैं सभी ये बात कहते हैं कि प्रोविजन लिखिए, फैक्ट ऑफ द केस लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, आंसर हो जाएगा। सर मन में प्रश्न होगा कितने नंबर तक के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सिनेरियो बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं? 4 नंबर भी, 3 नंबर भी और 7 मार्क्स तक के भी क्वेश्चंस आते हैं। आइए कैसे लिखा जाएगा, लीगल प्रोविजन लिखिए, फैक्ट्स लिखिए। फैक्ट्स में क्या होता है, जो क्वेश्चन है मैं इसको सिखाऊंगा आपको, जो क्वेश्चन की समरी लिखी जाती है ना। कोरिलेशन ऑफ द लीगल प्रोविजन विद द फैक्ट, बहुत ही स्मार्ट बात है। आपके क्वेश्चन का जो फैक्ट है और आपने जो प्रोविजन को बेस बनाया, दोनों को कोरिलेट करो, बताओ तो कि हाँ इस बेसिस पर आप ये आंसर दे रहे हो। फिर आप लिखेंगे कंक्लूजन इफ पॉसिबल। ये वो तरीका है जहां पर आप केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन को लिखते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। डे 1 पे जान लो, सो दैट आपको ये प्रैक्टिस का पार्ट बना लोगे। आइए सेकंड पे चलते हैं, व्हाइल आंसरिंग डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है तो क्या सर इसमें कोई रॉकेट साइंस से ना जीना, हर बच्चों को समझ आता है। व्हाट डू यू मीन, डिफाइन, एक्सप्लेन, डिफरेंस बिटवीन को कैसे लिखना है। फिर भी इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, ध्यान से लो, हाईलाइट द मेन पॉइंट्स विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट जिनको हम लोग बोलते हैं, बुलेट पॉइंट्स विथ हेडिंग्स। मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा मतलब हमेशा। सर एग्जाम्पल में क्या लिखें, ICAI का जो आप स्टडी मैट
पढ़ोगे उसमें एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मेंशन है। आरटीपी सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे, उन एग्जाम्पल को कोट करने की बात हो रही है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ब्रेक द आंसर इन ब्रीफ पॉइंट्स और पैराग्राफ। तो यस प्लीज एक बार चैट में कंफर्म करें, मजेदार था क्या? क्या आप सभी को ये बात समझ आई कि जो दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, एक है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उनको कैसे लिखते हैं, प्रोविजन लिखेंगे, फैक्ट लिखेंगे, प्रोविजन और फैक्ट में कोरिलेशन बताएंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट नेचर क्वेश्चन की, तो बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, है ना, समझ आ रहा है, पैराग्राफ में आंसर को ब्रेक करेंगे और जो पॉइंट हमें मिलेगा की पॉइंट है, आंसर का ड्रिवन फोर्स है, उसको अंडरलाइन भी करेंगे सो दैट एग्जामिनर का ध्यान वहां जरूर जरूर आए। एक बार चैट सेक्शन में सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, क्या ये बात सभी को समझ आ गई कि हाँ सर ऐसे होना है? ऑल सेट, पक्का मान लिया जाए? ओके जी। और आपको ये भी बता दिया अप्रोच कैसे करना है, स्टडी मटेरियल मोर देन सफिशिएंट। आप बहुत बाद में भी बच्चा फिर से सवाल पूछेगा, सर जरा बता दो कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, एग्जाम्पल लिखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में साफ शब्दों में इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है, लिख कर मानो। आइए जी, कुछ बातों का ध्यान रखना है बिजनेस लॉ के प्रिपरेशन में। क्योंकि ये लेक्चर नंबर 1 है तो मैं ये सारी बातें आपसे कर रहा हूं। हर दिन बातों का कोई सेंस नहीं बनेगा, बट सोचो जरा, जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, डे 1 पे आपको पता लग जाए कि जिस सब्जेक्ट से आज तक आपका वास्ता भी नहीं था, फील लो, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका पता लग गया। उस सब्जेक्ट में जो दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, उन दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, वो डीलिंग आपको मालूम चल गई। सर फायदा क्या है? जब आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी शुरू करोगे ना, जब पहला क्वेश्चन लिखने जाओगे तो आपको मेरी ये बातें याद आने वाली हैं। अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन है, हेडिंग बनाओ, सब हेडिंग बनाओ, बुलेट पॉइंट बनाओ, की पॉइंट को अंडरलाइन करो। अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, रिलेवेंट प्रोविजन लिखो, फैक्ट लिखो, कंपैरिजन मारो, फिर कंक्लूजन लिखो, तो हर दिन की मगजमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? चलो अब कुछ बातें ध्यान रखनी जब आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये बातें बड़ी जरूरी हैं, इसलिए डे 1 की पे बता रहा हूं। स्टूडेंट ऑफन टेंड टू प्रोवाइड जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स विदाउट एड्रेसिंग द स्पेसिफिक प्रोविजन। ध्यान दो, आप जब तक जो क्वेश्चन पूछा गया वो किसी प्रोविजन से रिलेटेड होगा, स्पेसिफिक प्रोविजन, आप जनरलाइज मत करो, है ना। आगे बढ़ते हैं। इट्स एडवाइजेबल टू अवॉइड दिस प्रैक्टिस। याद रखें, इंस्टीट्यूट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये जो भी मैं कुछ बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट आपसे कह रहा है कि भाई साहब आंसर को जनरलाइज करना बंद करिए। बिजनेस लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजन पर बेस्ड चीजें होती हैं। सर मतलब क्या है? जब आप पढ़ भी रहे ना, तो स्पेसिफिक चीजों को पढ़ना पड़ेगा। आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक बढ़िया एग्जांपल दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका बॉयफ्रेंड था, वो सब्जी लाने गए थे, फिर ये हुआ था, मेरे दिल में ये दर्द चल रहा है। लॉ इट्स नॉट ऑल अबाउट दीज प्रैक्टिसेस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सेज शुड बी आर्टिकुलेटेड क्लियरली। आप जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनको क्लियरली मेंशन करें इन इंग्लिश विद। बहुत बार बच्चा, आप देखना, आप तो रहोगे ना मेरे साथ, अब देखना बाद में भी एकदम एग्जाम आने वाला हो तो भी बच्चा ये सवाल करता है, सर अपनी लैंग्वेज में लिख लें सर। अब बताओ, जो बच्चा डे 1 पे भी लेक्चर नहीं अटेंड कर रहा, वो एग्जाम मोमेंट तक ये पूछता है। और आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पर, आप ये नोटिस करोगे, बच्चे सवाल करते हैं, सर अपनी लैंग्वेज में लिख लें सर। इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है कि इंग्लिश में लिखिए विद अ लीगल पर्सपेक्टिव। भैया तुम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ रहे हैं। आगे आइए। अवॉइड यूजिंग शॉर्ट हैंड नोट्स और डायग्राम्स इन योर आंसर। फर्जी की कलाकारी नहीं चलेगी। अब बच्चा बिजी है कलाकारी बनाने में, है ना। ये ट्रैफिक रूल्स, ये हस्बैंड वाइफ, इसी में खुश है। बच्चे को फील आ रहा है, वो नाच रहा है, कहता है अरे क्या खूबसूरत सब्जेक्ट है। हाँ जी, तो ये समझ के लीजिए कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसमें शॉर्ट हैंड नहीं लगाना, डायग्राम जबरदस्ती का नहीं घुसाना है। आगे बढ़ते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स और इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज जिसकी तुम्हें हैबिट पड़ गई नालायकों, व्हाट्सएप, एसएमएस लैंग्वेज व्हेन आंसरिंग क्वेश्चंस। समझ गए क्या? इफ एब्रीविएशन आर नेसेसरी, अगर एब्रीविएशन नेसेसरी है तो उसकी डेफिनेशन
भी बताओ, बिना एब्रिविएशन यूज करने से पहले पहले बताओ कि तुम क्या यूज कर रहे हैं। बट आप अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज, एसएमएस लैंग्वेज को आंसर फ्रेम करते वक्त अवॉइड करेंगे। थोड़ा और आगे मैच्योर तरीके से बढ़ते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। एज लॉ इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, तुम्हारी बात हो रही है, टू स्टे अपडेटेड। कौन करेगा? थारा ये टीचर। ऑन द लेटेस्ट अमेंडमेंट। सर कोई अमेंडमेंट आई है क्या आपके अटेम्प्ट के लिए? हाल फिलहाल बिल्कुल नहीं। और अगर अमेंडमेंट आती है, इंस्टीट्यूट खुद ये बात कह रहा है कि अमेंडमेंट कहाँ आएगी, रिवीजन टेस्ट पेपर। तो किसी वीडियोस पर रिलाई नहीं करना है कि आ गई अमेंडमेंट, तुम कह रहे मजा आ गई, मजा आ गई। कोई भी अमेंडमेंट आएगी तो आपके अटेम्प्ट से ठीक पहले इंस्टीट्यूट रिवीजन टेस्ट पेपर इशू करेगा, वो उसमें बता देगा। दैट्स ऑल। हाँ जी बच्चों, जल्दी से बता दो, क्या सारे बच्चों ने बात समझ ली कि बिजनेस लॉ का पेपर कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, आंसर को लिखना कैसे है? क्योंकि डे वन पे अगर तुम्हें समझ आ गया ना कि बिजनेस लॉ में आंसर लिखना कैसे है, तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन की जर्नी शुरू होने वाली है ना, तुम प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करोगे। जब कुछ लिखोगे तो उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। आ जाओ जी, प्लीज कंफर्म करिए, क्या सारे बच्चों को ये पहली बात समझ आ गई है विदाउट एनी कंफ्यूजन? जल्दी से बता दो बच्चों, सभी को क्लियर है क्या? कोई बच्चा हमारे बीच संदेह में तो नहीं बैठा है कि उड़ी बाबा कैसे होगा? ऐसे ही होगा। सबको क्लियर है? बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, मजा आ रहा है? हाँ जी, बहुत आ रहा है, यही तो जीवन में चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। तो एज यू नो, हम आज लेक्चर नंबर 1 पे हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, पहले चैप्टर के पहले कंटेंट की। अब समझिएगा, जब मैं आपको यहाँ पढ़ाने चल रहा हूँ तो मेरी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। मैंने अभी जो आपको बातें बताई हैं, मैं फिर से एक बार ये दोहराना बड़ा पसंद करूँगा। ये सिलेबस है, 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ये वेटेज है, और कुछ जरूरी बातें बहुत ध्यान सुनना। मैंने आपको बताया कि लॉ के पेपर को अप्रोच कैसे करना है, लीगल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। और आपको अभी बात ये मान लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ पर रिलाई करना है तो वो है आपका स्टडी मटेरियल। इससे बाहर बुद्धि नहीं लगानी कि किसी की किताब मिल जाए, किसी का पीडीएफ मिल जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे बोला 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, पहला प्रैक्टिकल, दूसरा डायरेक्ट नेचर। इसी के लिए हम सीखेंगे, और हमने आपसे बात करी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। बहुत बार बच्चे पूछेंगे सेक्शन लिखना ज़रूरी है, नहीं है, सब बता चुका। अब बारी है कि जरा हम बात कर लें इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। मेरे साथ आइए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। जब हम पहले चैप्टर पर मूव कर रहे हैं तो मेरी आपसे कुछ उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें? ये मास्टर चाह रहा है कि हर बच्चा कॉपी पेन लेके बैठे, बिजनेस लॉ के एक स्पेसिफिक कॉपी हो, उस कॉपी में वो चीज़ों को नोट डाउन करे। ठीक है, मेरे साथ आइए। जब भी हम बात करेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, तो कुछ बातें हमको समझनी होंगी। सर कौन सी बातें सर? आइए मेरे साथ। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हम समझना चाह रहे हैं, तो इसके थ्रू सबसे पहले हमें जाने कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये मान के चलें कि हमारी बेस बिल्डिंग होने वाली है। ध्यान से लो, बेस बिल्डिंग की बात करेंगे। आइए, कुछ कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। हम एक ऐसे देश में हैं और हम इतने ज़्यादा लोग हैं, है ना? हम एक ऐसे देश में और हम इतने ज़्यादा लोग हैं जहां पर आपको कोविड वाला टाइम याद है? याद ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ तुम इतने पुराने। हम एक ऐसे देश में हैं जहां पर आपका जीवन बचाने के लिए आप ही मास्क पहन लें, इसलिए आप ही को लाठी मारी जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉ को इम्पोज्ड करना पड़ता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर लॉ को इम्पोज्ड करना पड़ता है। आपकी जान रास्ते से ना निकल जाए, इसलिए बाइक पर आप हेलमेट और कार में आप सीट बेल्ट लगाएं। समझ फील ले पा रहे हो? इसलिए आप ही को ये करना पड़े, इम्पोज करना पड़े, इसलिए आपका ही चालान काटा जा रहा है। क्या हो रहा है? अगेन एक लॉ की बात करी जा रही। सुनना, अभी बहुत ध्यान से सुनना। आप किसी के पैसे के साथ स्कैम ना कर दें, किसी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ, किसी से डीलिंग के साथ, बिजनेस डीलिंग के साथ आप उसको चीट ना कर दें, इसलिए आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा रही हैं। क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं लॉ को इम्पोज करने की बात करी जा रही है। तो सबसे पहले सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहले अगर हम ये जानने की कोशिश करें, अगर हम भाई, एक होता है कि सर हम एक ओवरव्यू ले लें, नहीं ऐसे नहीं। अगर हमें जानने की कोशिश करें कि जो ये शब्द आ रहा है
जिस शब्द के ऊपर हम चर्चा करने चल रहे हैं, ध्यान से लो, ध्यान से लो, बहुत मजा आने वाला है आपको। जिस शब्द के ऊपर हम चर्चा करने चल रहे हैं ये जरूरी क्यों है? तो मैंने आपसे भी क्या बोला, पहला एग्जाम्पल मैंने दिया कि जहां पर मैंने आपसे कहा कि एक कोविड वाला टाइम था जहां पर लोगों का जीवन बच जाए, इसलिए लोग मास्क पहन लें, इसलिए लोगों को ही लाठी मारी जा रही, लाठी मार के बोले मास्क पहन लो। गांव में लोग कह रहे हैं कहाँ कोरोना कहाँ है। दूसरा, आप हेलमेट पहन लें, आपका जीवन सुरक्षित रहे। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क पर सही तरीके से चले, जेब्रा लाइन है सही तरीके से देख के क्रॉस करें, रेड लाइट ग्रीन लाइट येलो लाइट का कंसेप्ट बचपन से लोगों को पढ़ाया जाने लगा, लेकिन बड़े होते होते लोगों का अरे छोड़ो हम तो उड़ा के निकल जाते हैं। ये जो कंसेप्ट लोगों के मन में आया, लोगों ने बैंक ट्रांजेक्शन्स के थ्रू फ्रॉड करने स्टार्ट किए, स्कैम करने स्टार्ट करे। इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, कहीं ना कहीं फेयरनेस लाने के लिए हमें लॉ को इम्पोज करना पड़ा, लागू करना पड़ा। तो अगर हम ये बात समझना चाहें लॉ, मेरा आपसे एक प्रश्न है, पहला प्रश्न है, आपने बहुतों से पढ़ा होगा, मेरे से पढ़िए फिर लीजिए। मेरा सबसे पहला प्रश्न है, लॉ फॉर होम, किसके लिए है? इंसानों के लिए है? हम ये तो नहीं कहते फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, हम ऐसे तो बोल नहीं सकते। इंसानों के लिए है या जानवरों के लिए है? जरा लाइव चैट में मुझे आंसर करिए प्लीज, लॉ किसके लिए है? तो अगर हम ये बोलना चाहें, फील लो पढ़ाई का, लॉ किसके लिए है? क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लॉ फॉर होम किसके लिए, पहले ये तो जान लें। ह्यूमंस के लिए, मजा आ जाएगा पढ़ाई का, दिल से बता रहा हूं। पहला सवाल का जवाब तो एकदम मस्त क्लियर होगा, लॉ किसके लिए? हमने कहा जी ह्यूमंस के लिए जी। अच्छा, ह्यूमंस के लिए। अब ह्यूमन में भी दो कैटेगरी ऑफ ह्यूमन है। पहला, जो यहां से साउंड माइंड का, डीजे नहीं चला रहा, साउंड माइंड का मतलब है वो सुन सकता है, समझ सकता है और डिसीजन ले सकता है अपने फेवर में और कंट्री के फेवर में, स्टेट के फेवर में, सोसाइटी के फेवर में। उसको हम बोलते हैं साउंड माइंड पर्सन, जो सुन रहा है, समझ रहा है। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अरे क्या बात है, अगर आप मुझे सुन के समझ भी नहीं रहे, बहुत ही बढ़िया, तुम कमाल के लोग हो, अच्छा है दिमाग तुम्हारा। बट अगर तुम मुझे सुन तो रहे हो बट पगला रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है, और एक खड़बड़ाहट है, क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर, अगर तुम्हारी फीलिंग ऐसी है, तो साउंड माइंड के अपोजिट एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड पर्सन। ये अनसाउंड माइंड वाले लोग कौन है? जो कभी सही रहते हैं, कभी नहीं सही रहते हैं। समझ रहे हो? तो हमने कहा जी लॉ किसके लिए है? हमने कहा ह्यूमंस के लिए है। अभी ह्यूमन में भी एक कैटेगरी है, बहुत ध्यान से मजे लो पढ़ाई के, ह्यूमन में भी कैटेगरी है। तो हम ह्यूमन में जब घुसेंगे तो हम ये कहेंगे अच्छा लॉ है तो ह्यूमन के लिए, बट क्या वो लोगों को पकड़ पकड़ के बताएगा? ना जी ना। क्या करेगा जी? लॉ, ध्यान देना, रेगुलेट करेगा। सर रेगुलेट का मतलब, अरे सब चीजें तुम्हारे आसपास हैं, किचन में जाओ वहां देखो रेगुलेटर होगा। फील लो पढ़ाई का। रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेटर क्या करता है, वो जो सिलेंडर से गैस के बीच में जो पाइपलाइन है उसमें गैस कब फ्लो करेगी कब नहीं करेगी उसको रेगुलेट करता है। क्लियर? रेगुलेट करता है मतलब बड़ा क्लियर है कि लॉ ह्यूमन को रेगुलेट करेगा। सर क्या रेगुलेट करेगा? तो लॉ रेगुलेट करेगा बेसिकली क्या? ह्यूमन बिहेवियर, कि तुम कैसा बिहेव करोगे दोस्त, ये किस पर निर्भर कर रहा है? अरे बताओ ना, तुम कैसा बिहेव करोगे ये किस पर निर्भर कर रहा है? हमने कहा जी ह्यूमन के बिहेवियर पे कर रहा है। राह चलते कहे बड़ा मन था आज, एक चाकू खरीदी है, टेस्ट इसको चेक करूं इसकी धार सही कि नहीं। और चाचा कैसे पॉसिबल है? नहीं। कहते मेरी कार सबसे स्ट्रांग है, देश का लोहा, लड़ा के देखता हूं। नहीं। कहते बाइक बहुत अच्छी है, मैं ओवर ब्रिज के ऊपर से लाऊंगा, धूम मचाले उड़ा के उड़ा दूंगा। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज तुम्हारा ये बिहेवियर है, अगर है भी, इसको लॉ सपोर्ट नहीं करेगा। तुम जा रहे थे, दो दोस्त, फील लो इन बातों का, तुम दो तीन दोस्त जा रहे थे बाइक से, तुम्हारा अचानक से मन हुआ, ये रोड थी, तुम्हारा अचानक से, मतलब अचानक समझते हो, तुम्हारा अचानक दिल कर गया, कहते हैं यार ऐसा है भाई, आज ना गर्मी बहुत है, तो एक काम करते हैं भाई, तू कोल्ड ड्रिंक लेके आ। भाई ने कहा हाँ भाई मैं कोल्ड ड्रिंक ला रहा हूँ भाई, टेंशन नहीं है भाई, मैं कोल्ड ड्रिंक तुरंत लेके आ रहा हूँ भाई। हाँ भाई तू कोल्ड ड्रिंक लेके आ। भाई कोल्ड ड्रिंक लेके आया, भाई कोल्ड ड्रिंक लेके आया, रोड के बीचों बीच भाई ने टेबल जमाई, कहते हैं मन आज भाई तेरा यहाँ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पिएगा, किसी में दम है तो रोक ले। तुम एक ह्यूमन हो, अब जो तुम्हारा बिहेवियर है,
ध्यान लो, फील लो। अगर तुम यहां पर आ गए कि भाई साहब अब हम क्या करने वाले, हम मिड रोड पर बैठेंगे एंड क्या करेंगे, पार्टी करेगा तेरा भाई सड़क के बीचों बीच, हैप्पी बर्थडे टू भाई, क्या होगा जी, जरा बताएं क्या होगा जी, जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा जी। समझ आ रहा है क्या, तुम्हारा ये मन है, तुम्हारा ये मन है बिहेवियर, इसको रेगुलेट करने के लिए कि तुम ज्यादा, रेगुलेटर क्या करता है, फ्लो को कम ज्यादा ना, आग ज्यादा निकलेगी कम, इसको रेगुलेट करना है। लॉ भी इतना ही काम करता है, तुमको रेगुलेट करता है कि स्पीड इतनी ही होगी, ये काम तुम कर सकते हो, ये काम तुम नहीं कर सकते हो। ये सारा खेल कौन कर रहा है, लॉ कर रहा है। तुम्हारा दिल है किसी पे, तुम्हें गुस्सा है, पड़ोसी पे तुम्हें गुस्सा है, पड़ोसी ने तुमसे पूछ लिया सीए कर रहे हो, पिछली बार भी तो तुम यही कर रहे थे, अब तुम्हारा मन तो है गमला उसके सर पे फोड़ दो तुम लेकिन खून का घूंट पी के रखे, साला मूड तो बहुत खराब हो, लेकिन कर नहीं सकते कुछ। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम और तुम्हारे बिहेवियर को रेगुलेट कौन कर रहा है, लॉ। तो पहली बात सबको समझ में आई क्या, लॉ एक इंस्ट्रूमेंट है विच रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। मुझे प्लीज फटाफट से बता दें, क्या पहली बात सभी को समझ आ गई क्या, लॉ क्या है, पहली बात सबको समझ आई क्या, लॉ इज अ इंस्ट्रूमेंट, नोट भी करना है ना, लॉ इज इंस्ट्रूमेंट विच रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। आप कैसा बिहेव करेंगे, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करने वाला है, लॉ करने वाला है। अब रेगुलेट क्या होता है बता चुका, आपका बिहेवियर क्या होता है बता चुका। मान लेते हैं बैल है, बैल जिसे लोग बोलते हैं ना बैल बुद्धि हो, क्या बे ये क्या है, तुम उस व्यक्ति को, उस ह्यूमन के बिहेवियर को बैल की बुद्धि से कंपैरिजन में डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो, बैल आया सड़क पर, उसे क्या ही फर्क पड़ना है कि यहां पर रेड लाइट है, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट, उससे फर्क पड़ रहा है नहीं। तुम अकड़ में थे कि मैं तो सड़क से नहीं हटूंगा, बैल ने उड़ा दिया, अब तुम कहते हो मैं इस बैल के खिलाफ केस कर दूंगा, कर दो भाई। उस पर क्या फर्क पड़ना है। देखो केस में क्या होता है समझिए, अगर आपका बिहेवियर दो ही चीज हो सकती है, या तो सपोर्टिव होगा या तो अगेंस्ट होगा, सिंपल बात है। सपोर्टिव है, लॉ आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, बट अगर आपका ह्यूमन बिहेवियर अगेंस्ट चला गया, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अगर अगेंस्ट चला गया तो दो ही चीजें हो सकती हैं। सर कौन सी दो चीजें सर, फील लो सर, दो ही चीजें हो सकती है अगेंस्ट जाने में, सर कौन सी दो चीजें सर, और तीसरा भी हो सकता है, ये तीसरा पहले दो का कॉम्बो इफेक्ट है। सर दो चीजें क्या हो सकती हैं, पहला जिसको हम बोलते हैं इम्प्रेसमेंट, सर ये क्या है सर, दोस्त जेल सुने हो, जेल, उसी को बोलते हैं इम्प्रेसमेंट। एक मुकेश था, पहले वो पान मसाला खाया करता था, आज उसको कैंसर हो गया है, अफसोस। इम्प्रेसमेंट जेल हो सकती है। दूसरा फाइन, जुर्माना सुने हो दोस्त, जुर्माना कहते हैं अगर तुमने रेलवे में रेलवे की सीट को फाड़ दिया तो तुम पे जुर्माना लग जाएगा, या फिर तुम्हें जेल हो जाएगी, और या फिर क्या बोला जाता है, या फिर बोला जाता है बोथ। अब मुझे बताओ, आप एक ऐसे देश का हिस्सा है जहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं, फील लेते चलो, आप एक ऐसे देश में जहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं, जहां पर पेन मग इन सबको चैन से बांध के रखना पड़ रहा है। तुम ले फील ले रहे हो, स्टेशनरी शॉप पे पेन को रस्सी से बांध के रखे कि ऐसा ना हो कि लेके चला जाए। जो अनुभव वाले लोग हैं, जब कभी आप उनसे पेन मांगे तो पेन ऐसे निकाल के कैप अपने पास रख के पेन तुम्हें देते हैं, साला पेन तो लेके नहीं जाएगा कैप के बगैर। और जो तुम जैसे लोग जिनको अभी ये अनुभव नहीं हुआ है, या फिर जिनको ऐसा ठीक है पेन ही तो है, उनसे किसी ने मांगी पेन, हाँ ले लीजिए, आपने पेन दे दी। अनुभव वाला व्यक्ति जिसकी जिसकी एक उम्र हो चुकी है, आप कभी उससे पेन मांग लेना, वो पेन निकालेगा, कैप निकालेगा, आपको पेन थमा देगा, कैप अपने पास रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ पेन अकेले तो ले जाने से रहा। तो अगर ह्यूमन बिहेवियर अगेंस्ट गया तो या तो उसे जेल होगी, या तो फाइन होगा, या तो दोनों हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है? हाँ, जिसको तुम पेनल्टी बोल रहे हो तो वही फाइन है, अलग से कुछ भी नहीं।
तो क्या ये पहली बात सबको समझ आ गई कि लॉ एक्चुअल में क्या होता है? क्या होता है हमने पढ़ लिया, अभी और आगे बात करेंगे। पहले मुझे इतना कंफर्म करें, क्या एक एक बच्चे को ये पहला पॉइंट मस्ती से समझ में आ गया है कि नहीं? जल्दी से कंफर्म करो बच्चों, फटाफट फटाफट कंफर्म करो। क्या ये पहला पॉइंट हर एक बच्चे को फर्स्ट क्लास समझ में आ गया है? जल्दी बताओ, जल्दी, ऐसे आराम से बैठ के काम नहीं बनेगा। हाँ, जल्दी 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 बोलो। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? क्या बात है यारो, बहुत ही बढ़िया, मजेदार, ऑल सेट, दिस इज द फीलिंग, है ना? तो आपने अभी बच्चों ये समझा कि लॉ एक्चुअल में क्या है, पढ़ना कैसे बता चुका, सब कुछ बताने के बाद बताया ना। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ आइए। अब सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा, तो हमको ना इसके साथ साथ थोड़ी सी मीनिंग भी लिखनी होगी। नोट्स बनाते चलिएगा। यदि नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मज़ा नहीं है पढ़ाई में। लॉ के साथ खूबसूरती है कि लिख कर पढ़िए। चलिए अब मीनिंग पे चलते हैं, लॉ की बात करेंगे। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स। लॉ में क्या होता है दोस्त? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स। लॉ में रूल्स की बात करेंगे। अब सवाल आया, हमने कहा ये रूल है, तुमने कहा नहीं मानेंगे। हम कहा अरे ये रूल है, तुमने कहा नहीं मानेंगे। हम कह ICAI कह रहा है कि दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको लिखने का ये रूल है। तुमने कहा नहीं मानेंगे। हम कहा तो ठीक है, नंबर नहीं आएंगे। मतलब समझ रहे हो, लॉ में रूल्स अवेलेबल होते हैं। अब वो होते तो हैं, लेकिन वो जब तक इस्टेब्लिश ना कर दिए जाएं तब तक तुम मानोगे नहीं। तो लॉ क्या है? इज अ सेट ऑफ रूल। अब ये होगा क्या? इस्टेब्लिश। अभी लॉ में इस्टेब्लिश करे कौन? गवर्नमेंट। तो नोट करिएगा, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट। हाँ जी, सरकार लागू करती है। अब आप बोलोगे सिर्फ सरकार, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कौन करता है? और अथॉरिटी। अब जैसे ही मैंने बोला अथॉरिटी, बच्चे के मन में कुलबुलाहट चालू, कहता है सर ये कौन सी अथॉरिटी है सर? अरे इधर आओ। जैसे ही हमने बात करी, ध्यान दो ध्यान दो, पढ़ाई पर मजे लो। जैसे हमने बात करी, अलग से हेडिंग बना दूं क्या? हाँ ये लो ना, आओ। अथॉरिटी वर्ड आया, पहले इसी को उठा लेते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। जैसे हमने बोला आपसे, पहला वर्ड लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स। हमने कहा जी लॉ में रूल्स होते हैं, जिसको स्टैब्लिश कौन करते हैं? गवर्नमेंट लागू करती है। या फिर हमने साथ में बोला या फिर अथॉरिटी लागू करती है। आप बोला ये गवर्नमेंट तो समझ आया। जैसे हमने बोला गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में दो कैटेगरी हो सकती है ना? गवर्नमेंट में दो कैटेगरी है। पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। बच्चे ने बोला हाँ ये बात तो ठीक है सर, ये अथॉरिटी क्या है? मेरे साथ आओ, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान। अगर हमने आपसे कहा कि हम बात कर रहे हैं रुपयों की, फिलो फिलो फिलो, हमने आपसे कहा जनाब हम बात कर रहे हैं रुपयों की, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि रुपए की वैल्यू क्या होगी? करेंसी को इश्यू कौन करेगा? करेंसी को एक्सचेंज कौन करेगा? सुनना ध्यान से बहुत। रुपए की वैल्यू क्या होगी? पहली बात है ना, मैं लिख ही दूं। रुपए की वैल्यू क्या होगी? रुपए को एक्सचेंज कौन करेगा? रुपए का पैरामीटर क्या होगा? रुपए को इश्यू कौन करेगा? अब ये सब बातें दिमाग में आ रही है, तो इसके लिए बनाया जाएगा रूल्स, जिसको स्टैब्लिश कौन करेगा? अदर अथॉरिटी। सर ये अदर अथॉरिटी कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या ये बात सबको समझ आ गई? बताओ बताओ बताओ, क्या ये पहली बात सबको समझ आ गई? अभी हमने बात करी RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलरली अगले पॉइंट पर चलते हैं, आइए मेरे साथ आइए। हमने कहा जी, हमने आपसे कहा रुपए के बाद आप बड़ा सुनते हैं स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू रिस्क, ऐसा ना, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको बोल दिया जल्दी में।
अब बात आई सर स्टॉक मार्केट, बहुत ध्यान से लो। हम कहे स्टॉक मार्केट, अभी स्टॉक की प्राइस क्या होगी, सुनते चलेंगे बहुत ध्यान से, है ना। क्या बोल रहे हैं, स्टॉक की प्राइस क्या होगी, स्टॉक को इशू कौन कर सकता है, स्टॉक को सब्सक्राइब एंड अलॉट कौन कर सकता है, ये सारी बातें निकल के आई। स्टॉक को रेगुलेट कौन कर सकता है, स्टॉक में इन्वेस्टर कौन हो सकता है, ये सारी बातें निकल के आई। तो मन में प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या आया सर, प्रश्न आया सर ये सब तो ठीक है सर, पैसा डूब गया तो कैसे मिलेगा सर। हमने कहा अरे यार इसके लिए एक अथॉरिटी है, क्या नाम दिया उसको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। क्या नाम दिया बच्चों, सेबी। क्या बात सबको समझ आ रही है, पक्का मान लो एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। तो अथॉरिटी का कंसेप्ट समझ आया क्या सबको, एक बार मुझे कंफर्म करिए, जल्दी से कंफर्म करिए। क्या सारे बच्चों को समझ आ रहा है। सर लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स, रूल्स बनाने हैं। जैसे करेंसी को लेके रूल्स हैं, कौन इश्यू करेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सचेंज कैसे करेंगे, रूल्स हैं। स्टॉक को लेके रूल्स हैं कि प्राइसिंग क्या होगी, इश्यू कौन करेगा, फॉरफिट करना है तो कौन करेगा, कौन सब्सक्राइब कर सकता है, कौन अलॉट कर सकता है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कैसे बना रहेगा, कौन रेगुलेट करेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये गवर्नमेंट के अलावा अथॉरिटी है। समझ आ गया, पक्की बात मान लूं। ओके, तो ये अथॉरिटी क्या करेगी, गवर्न बिहेवियर, टू गवर्न बिहेवियर इन कम्युनिटी, जिस भी कम्युनिटी का आप हिस्सा हैं वहां पर ये बिहेवियर को आपके बिहेवियर को गवर्न करेगी कि आप जो काम करने वाले हैं वो कब क्यों कैसे करेंगे। ऑल सेट, हाँ जी बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, आ जाओ आ जाओ मेरे साथ आओ। अरे मैं तुम्हें जैसे पढ़ा रहा हूं ना, यू फील अमेज्ड। चलो मीनिंग की बात कर ली, अब जरा बात आती है इन्फोर्समेंट की। बच्चे के मन में प्रश्न आया, ये इन्फोर्समेंट क्या है सर। सुनो दोस्तों, ध्यान दो, क्लास आपको पढ़ाई कैसे आ रही, मेरे साथ आओ मेरे साथ आओ। हमने भी आपसे बात करी अथॉरिटी की, है ना, आपसे बात करी ना हमने, इधर आओ, अथॉरिटी की हमने आपको यहाँ समझा दिया। हमने बात करी स्टैब्लिश करने की, मतलब इन्फोर्स करने की, अब हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं। जैसे हमने सीखा कि लॉ को कैसे पढ़ना है, तो हमने आपको वहाँ पर एक वर्ड दिया कि लॉ पढ़ने के लिए हमें लॉ के लीगल वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप पढ़ने की जर्नी से शुरुआत करते हैं और रटने की जर्नी पर अंत करते हैं, और नंबर फिर निम्नवत होते हैं और रिजल्ट अनसक्सेसफुल फेल हो जाता है। पढ़ने की जर्नी में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, लीगल वर्ड्स को समझना है, ऐसा ICAI भी कह रहा है। जितनी जल्दी समझेंगे बढ़िया रहेगा। आइए मेरे साथ इन्फोर्समेंट के वर्ड को पकड़ते हैं। सर लॉ समझा, इन्फोर्समेंट क्या है, लॉ और इन्फोर्स। देखो कोई भी चीज इन्फोर्स करी जा सकती है थ्रू सिस्टम। फिर से बात पर आता हूं, इन्फोर्समेंट कैसे होता है, सिस्टम से होता है। अब ये सिस्टम वर्ड क्या है उसको समझते हैं, मेरे साथ आइए। कृपया मेरे साथ जब आप क्लास में रहें ना, बहुत जिंदा दिली के साथ रहें, ऐसा ना हो कि आपको बोझ लगे पढ़ाई, अरे बहुत पढ़ना है, ऐसे लोग पढ़ नहीं पाते, यकीन मानिए मेरा। हाँ जी, हमने कहा जी एक इंजन है, इंजन क्या है, इंजन है। अब इस इंजन के साथ कुछ दुविधाएं हैं। तो दुविधाएं क्या है, ये एक इंजन है, ये इंजन एक बॉडी में लगा है, और ये एक डिजाइन नहीं, बॉडी तो दोनों डिजाइन होगी, ये भी एक बॉडी में लगा है। ध्यान से सुनना ठीक है ना, सो दैट आप रिलेट कर पाओ जो समझाना चाह रहा हूं। नहीं पढ़ा मैं कुछ और रहूंगा, तुम निकल कहीं और जाओगे, सारा काम खराब कर दोगे। एक इंजन है जो एक बॉडी में लगा है, ये भी एक इंजन ही है जो बॉडी में लगा है। डिफरेंस समझते हैं। ये जो इंजन इस बॉडी में लगा है इसको हम जनरेटर बोल रहे हैं, ठक 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 ठक, है ना। इसको हम कार बोल रहे हैं, कार का इंजन।
ट्रैक्टर का इंजन, सेम आवाज, सेम सब कुछ, स्पेसिफिकेशन। लो भाई, ट्रैक्टर का इंजन, क्या डिफरेंस क्या हुआ? जरा मुझे बताइए चैट में, क्या डिफरेंस हुआ? इंजन तो सेम था। वो इंजन जब एक ऐसे स्ट्रक्चर में गया, हमने कहा अरे जनरेटर है ये तो। वो इंजन एक स्ट्रक्चर में, एक बॉडी में गया, हमने कहा तो ट्रैक्टर है ये तो। क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बेसिकली, कहाँ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोस्तों? सिस्टम पे, कि आप उस पर्टिकुलर चीज को किस सिस्टम में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्या बात सभी को समझ आ गई? क्या चीजें डिफरेंस क्रिएट करेंगी? सिस्टम। हाँ भाई, सभी को ये बात क्लियर है क्या? बढ़िया। तो अब समझते हैं कि लॉ का इन्फोर्समेंट क्या है। मेरे साथ नोट करिए, लॉ, नोट करना, लॉ इन्फोर्स बाई, अगर लॉ को इन्फोर्स करना है, लॉ आर इन्फोर्स, लॉ आर इन्फोर्स ऐसे लिखिएगा, लॉ आर इन्फोर्स थ्रू लीगल सिस्टम। अगर आपको लॉ को इन्फोर्स करना है तो एक लीगल सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि करना ही क्यों है सर? प्रश्न तो देखो आएगा, अगर आपने कहा कि लॉ को एक लीगल सिस्टम में हमें स्टैब्लिश करना है, तो एक मुख्य प्रश्न आया, करना क्यों है भाई? क्वेश्चन तो बनेगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इन्फोर्समेंट का कोई पर्पस है कि मजा आ रहा है इसलिए कर दिया? सोचो सोचो सोचो, इन्फोर्समेंट का कोई पर्पस है? हमने कहा जी लॉ लागू कर दिया जाए, आपने कहा सर वो तो ठीक है, करना क्यों है सर? हमने कहा सोचो, सड़क पर लोग तमीज से चलेंगे। लोग, तुम जा रहे हो, तुम्हारे घर के साथ तुम्हारे घर की कोई महिला है, माता जी हैं, बहन है, कोई कोई साथ में जा रहा है, कोई ज्वेलरी ले रखी है, पिताजी के हाथ में पर्स है, तुम्हारे हाथ में सेल फोन मोबाइल है, कोई छीन के चला जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर, तुम करो अरे ये तो मुझसे तेज दौड़ रहा है, अब तो मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा। ऐसे थोड़ी होगा भाई। लॉ एप्लीकेबल हो रहा है ना, लॉ इन्फोर्स हो रहा है ना, मतलब साफ है, एक सिस्टम बिल्ड करा जा रहा है जिस भी कम्युनिटी में आप रह रहे हैं। जैसे जंगल में कानून नहीं होता, फिर से बोलता हूँ मजा आएगा, जंगल में कानून नहीं होता। कोई जीव जो दूसरे जीव से ज्यादा बड़ा है, वो छोटे जीव को मार के खा सकता है, ये जंगल का नियम है, ऐसे तो बोला गया ना। लेकिन कम्युनिटी में जहां पर लोग रह रहे, वहां पर एक कानून होता है, नियम होता है। तुम्हारा दिल कर रहा है किसी को जान से मार देने का, तुम नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि पता है ये करोगे तो तुम पे कहीं ना कहीं लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, लॉ इन्फोर्स हो जाएगा, वो सेट ऑफ रूल तुम पे लग जाएगा जो तुम नहीं चाह रहे हो। तो बहुत ऑब्वियस है कि जो लॉ को हम इन्फोर्स कर रहे हैं, सिस्टम में डाल रहे हैं, उसके पीछे कोई तो पर्पस होगा। पर्पस क्या है? टू प्रमोट। पर्पस क्या है दोस्त? नोट करो मेरे साथ। अब आपको ये मजा आ रहा होगा कि एक्चुअल में लॉ क्यों, पता तो चले। एक तो तरीका था सर हमने रट लिया है सर अरे ठीक है, टू प्रमोट, क्या प्रमोट करना है जनाब? हमने कहा जी सबका भला होगा, सबका सही होगा, जस्टिस, किसी के साथ गलत नहीं होगा, सभी एक समान होंगे, फेयरनेस, लोगों को न्याय मिलेगा, फेयरनेस होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एक सोशल ऑर्डर होगा। सबको पता होगा कि क्या करेंगे तो क्या होगा। आज भी भारत देश में, बहुत ध्यान सुनेंगे, आज भी भारत देश में जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा मात्रा में तब होते हैं जब ह्यूमन अपने बिहेवियर को कंट्रोल में नहीं कर पाता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपके सीखने के लिए। लॉ में आज भी क्रिमिनल ऑफेंसेस, वो ऑफेंसेस जहां पर किसी का मर्डर किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, एक्सीडेंट्स करे जा रहे हैं, इनको हम क्रिमिनल ऑफेंस में डालते हैं, ठीक है ना। तो भारत देश में आज भी जो क्रिमिनल ऑफेंस हो रहे हैं, जहां पर किसी की जान ली जा रही, जहां पर किसी का मर्डर करा जा रहा है या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर करा जा रहा है, जान लेने की कोशिश करी जा रही है, रेप करा जा रहा है, एक्सीडेंट्स करे जा रहे हैं, वो उस कंडीशन में हो रहे हैं जहां पर ह्यूमंस
इंसानों की बात हो रही है, जहां पर ह्यूमन अपने बिहेवियर को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है, इधर थ्रू लिक्विड्स, ड्रग्स या कुछ भी कह लीजिए आप, वो इन्फ्लुएंस में है। कुछ तो ऐसा है, क्योंकि हमने जो अभी सीखा, बहुत ध्यान से मेरे साथ आओ, हमने क्या सीखा कि लॉ ह्यूमन के बिहेवियर को रेगुलेट करता है। इमेजिन करो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं आपके लिए, ये लाइफ लेसन है ना, क्योंकि आप कई बार कैसा करोगे, आपको लगेगा कि सड़क पे कोई शराब पी के एकदम से आ गया, आपने कहा मैं देख लूंगा इसको, क्योंकि लॉ तो मुझको पता ही है। मत देखो, सिर्फ लॉ को वहां पे इन्फोर्स कराओ, खुद मत इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसको नहीं पता अगला व्यक्ति अपने बिहेवियर के कंट्रोल में ही नहीं है। जो खुद का बिहेवियर नहीं कंट्रोल कर पा रहा, उसे सिस्टम भी कंट्रोल नहीं कर सकता उस मोमेंट पर, याद रखिएगा। तो हमने यहां पर क्या बोला, लॉ जो ह्यूमन के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है। इमेजिन करो ह्यूमन अपने बिहेवियर को खुद ही रेगुलेट नहीं कर पा रहा, तो क्या वहां पे सोशल ऑर्डर फॉलो हो पाएगा? फेयरनेस की बात होगी, वो जस्टिस के बारे में सोचेगा? द आंसर इज नो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी लीगल सिस्टम आप बना लो, कुछ भी इन्फोर्स कर लो, कोई भी सिस्टम आप बना लो, उसकी एप्लीकेबिलिटी जीरो हो जाएगी। और एप्लीकेबिलिटी जीरो होगी तो जो हमने अभी बात करी, इस पर्टिकुलर केस में क्रिमिनल ऑफेंसेस अल्टीमेटली बढ़ जाएंगे। मुझे चैट सेक्शन में एक बार कंफर्म करें सारे बच्चे, सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है क्या? जल्दी से बता दीजिए। पहला लेक्चर है, मेरा पर्पस कभी ये नहीं रहेगा कि मैं आपको इंटरटेन बहुत ज़्यादा करूं, बट मेरा पर्पस हमेशा ये रहेगा कि जिस पर्पस के लिए आपने बैच ज्वाइन करी है, वो पर्पस आप तक 1000% डिलीवर हो, आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आईसीएआई के लेवल पे रहे, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर आईसीएआई ने ही डिज़ाइन करना है। हमेशा याद रखिएगा बात। ऑल सेट, बढ़िया है जी। चलिए, तो हमने समझ लिया कि हाँ ये होता तो है। अब आते हैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपको मैं जब सिखा रहा हूं तो मैंने आपको ये बताया कि बिजनेस लॉ जैसे पेपर को हमें अप्रोच कैसे करना है, बिजनेस लॉ का सिलेबस क्या है, सिलेबस सीखा, इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, सेक्शन प्रोविजन लिखने हैं नहीं लिखने, इस पर बात हो गई। आईसीएआई इस सब्जेक्ट को लेके आपसे क्या कहता है, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस क्या है, उन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, लॉ की मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, लॉ की एप्लीकेबिलिटी इन्फोर्समेंट क्या है, लॉ क्यों जरूरी है, सब सीख लिया। अब आइए थोड़ा सा लेवल अप करूंगा, है ना, क्योंकि मैं अगेन क्लियर कर दूं कि हमें लॉ की लैंग्वेज भी सीखनी है। ऐसा नहीं होने वाला कि हम बस इंटरटेन हो पढ़ाई को लेके। मेरे से तुम फर्जी मोटिवेशन की उम्मीद कभी मत करना कि मैं तुम्हें मोटिवेशन वाले कोई बढ़िया कोटेशन दूंगा, कोई बढ़िया लाइनें बोलूंगा, कुछ बढ़िया बढ़िया बताऊंगा, नहीं, पढ़ाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल पढ़ना है तुम्हारा, याद रखना। आ जाओ, हु गवर्न द कंट्री, जब भी ये सवाल मन में आए कि एक देश है, उस देश को चलाता कौन है, प्रश्न तो आएगा ही ना। पूरा देश, सोचो एक घर लोगों से नहीं चल रहा है ना, आर यू विद मी, एक घर लोगों से नहीं चल रहा, घर में विवाद हुए पड़े हैं। बच्चा कहता है सर विवाद कौन कर रहा है, अबे तुम कहता अरे नहीं सर मजाक कर रहे हो। अच्छा, एक बार ऐसे रिकॉल करो अपनी जर्नी को, सोचो यार पापा आप समझ नहीं, मम्मी आप समझ ही नहीं रही हो यार, विवाद कर रहे हो, तुम्हें कहा गया ये करना, तुम अरे यार अरे यार अरे यार क्या कर रहे हो, विवाद, तुम्हें बोला गया ये करना है, तुम कह रहे यार, अरे यार मेरा थप्पड़ खींच के करो, इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। समझ रहे हो, भाई बहन दो लोग हैं या दो भाई हैं दो बहनें हैं, अब क्या हो रहा है, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ फेयरनेस नहीं हो रही, ज्यादा काम तुमको करना पड़ रहा है, तुम्हें इक्वल नहीं देखा जा रहा। तुम्हें लॉ से क्या उम्मीदें थी, इधर आओ इधर आओ, तुम्हें लॉ से, लॉ के इन्फोर्समेंट से तुम्हें क्या उम्मीदें थी, जस्टिस मिलेगा, फेयरनेस होगा, सोशल ऑर्डर रहेगा, तुम्हें क्या फील हो रहा है, यार जब देखो तब हमें क्यों डांटते रहते हैं, तुम बगावत कर रहे हो दोस्त, तुम्हें सुधरने की जरूरत है। अदरवाइज घर वालों को चाहिए चार्ज। सर क्या चार्ज, लाठी चार्ज यकीन माने जो बातों से नहीं सुधरता वो लाठी से सुधर जाता है। वही लोग जो कोविड वाले फेज में, याद करिए वो पुराने दिन सुहाने दिन, याद करिए एक बार, सुहाने तो नहीं सॉरी बट यस उस दिन को याद करो, उस स्टार्टिंग मोमेंट को, स्टार्टिंग वाले दिन बड़ा सुहाना था, हर आदमी घर पर है, घर पे अपने हिसाब से जीवन को जी रहा है। तो जब सरकार ने कहा मास्क लगाइए, आपने कहा नहीं लगाएंगे,
आपने कहा लाठी मारेंगे, आपने कहा लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, क्यों? इन्फोर्समेंट हो गया, घर वालों को भी चाहिए। आपने कहा अरे यार कहीं उठाए लाठी, कहीं अरे मानिए यार कैसी बातें कर रहे हैं आप, जो कह रहे हैं वही तो सही है, बाकी दुनिया में सब झूठा है, आपने मान लिया। तो अब हु गवर्न द कंट्री? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम देश की बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब हम बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ में हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मजा आने वाला है और लॉ की लैंग्वेज से रिलेट करना है आपको, सो दैट आप थोड़ा सा ना लेवल अप कर रहा हूं, कनेक्ट रहना। जैसे हमने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 3 बॉडीज काम करती हैं, ध्यान से लेके चलना। पहली बॉडी जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, इनमें 3 लोग आते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। बहुत ध्यान से इस सब पर बात करूंगा, है ना, नेक्स्ट लेवल फील आई क्लास में। दूसरी बॉडी कौन सी? एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसमें कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल मिनिस्टर। जब आप बोलते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, ये लोग हैं। आगे बढ़िए। जुडिशरी, आप कहते हैं ना कि तुम पे केस कर दूंगा। केस कर दोगे? क्यों केस कर दोगे? कहते केस कर दूंगा। अरे बात तो ठीक है, क्यों करोगे, कहां करोगे? कहते हैं कोर्ट में। अब कोर्ट की कैटेगरी है, सुप्रीम कोर्ट टॉप ऑफ द लाइन, हाई कोर्ट थोड़ा नीचे, सबऑर्डिनेट कोर्ट। आपके मन में थोड़ा सा डाउट आ गया होगा अभी, बिल्कुल चिंता ना करें। अभी तो मैंने सिर्फ आपसे बोला कंट्री को गवर्न कौन कर रहा है, हमने कहा जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। बात क्लियर हो गई। फिर हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 बॉडीज होती हैं। बहुत आराम से चलो, सब समझ आना है। 3 बॉडीज में पहली बॉडी कौन सी है? लेजिस्लेटिव, जहां पर कौन आ रहा है? प्रेसिडेंट सर, लोकसभा, राज्यसभा। जब भी कोई ड्राफ्ट, कोई पॉलिसी बनती है, बहुत ध्यान से सुनो, हमने कहा ये एक्ट है हमने कहा ये एक्ट है, जैसे हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने कहा पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, एलएलपी एक्ट है कैसे? एक ड्राफ्ट बना, वो पॉलिसी बना, वो बिल बना, उस पर डिबेट डिस्कशन चला, अप्रूवल हो गया, अब जाके वो एक्ट बना है। मैं भी उस पर भी आऊंगा, चिंता मत करो, बट पहले समझो। लेजिस्लेटिव में 3, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल मिनिस्टर। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब आइए मजे लीजिए पढ़ाई की। हमने कहा जी बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या बोला? 3 बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनके काम क्या है? इधर आओ। जब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव ब्रांच की, काम क्या है जनाब? मेक लॉज। आप कहते हैं ना, सवाल आता है ना, हु मेक द लॉज, कानून कौन बनाएगा? हमने कहा जी लेजिस्लेटिव ब्रांच। सर लेजिस्लेटिव ब्रांच का मतलब प्रेसिडेंट सर, जो एसेंट देंगे, सिग्नेचर करेंगे, सहमति देंगे। लोकसभा, राज्यसभा, जहां पर ड्राफ्ट, जो बिल बना, जो पॉलिसी आई, जिसपे डिबेट डिस्कशन चलेगा, वाद विवाद प्रतियोगिता, जहां पर डिसीजन लिया जाएगा कि इसको अप्रूव करें, होल्ड करें या फिर रिजेक्ट कर दें। आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, हु इंप्लीमेंट द लॉज, मतलब अगर हमसे बोला गया हु इनफोर्स द लॉज, हमने कहा भाई साहब एक बात बताओ, हमारे पास कौन कौन है? हमने कहा जी प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, है ना। निर्मला ताई आई गई, ऐसा टैक्स का स्लैब रेट ये होगा, सी इम्प्लीमेंट द लॉज, कि टैक्स स्लैब ऐसे ऐसे चलने वाला है, रेलवे बजट में ऐसे ऐसे होने वाला है। कोई मिनिस्टर है, उसने बोला सुनो टैक्स में ऐसे रहेगा, रेलवे में ऐसे रहेगा, फूड में जीएसटी इतने इतने लगेगी, कंजम्पशन पे जीएसटी का परसेंटेज ये होगा, क्या कर लोगे? जो हो रहा है वो हो रहा है। हु इम्प्लीमेंट। तीसरा आता है इंटरप्रेट लॉज। अब जब डिस्प्यूट्स होंगे, विवाद, डिस्प्यूट में विवाद आपस में, उसने कहा ये बात होगी, तुमने कहा नहीं होगी, दोनों में मार हो गई, तुमने उठाया सर फोड़ दिया विवाद तो कर लिया तुमने दोस्त, छोड़ देंगे क्या? ना जी ना। क्या होगा फिर? केस जजमेंट आएंगे, डिलीवरी ऑफ जस्टिस, आपको जस्टिस दिया जाएगा। क्यों? सो दैट पीस एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अब ये सवाल है, करेगा कौन? कौन कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट्स कोर्ट। समझ आया क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी 3 बॉडी होती हैं जो देश को चलाती हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी लॉ को इंप्लीमेंट करती है, इन्फोर्स करती है, और जुडिशरी बॉडी जब भी डिस्प्यूट्स, विवाद होते हैं तो जस्टिस प्रोवाइड करती है। आगे आइए,
हाउ लॉ मेड, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, याद रखेंगे। हाउ लॉ मेड, लॉ बनता कैसे है। मेरे साथ एक बार ऐसे सोचेंगे, दिमाग में लाएंगे, मजा आएगा। लॉ कैसे बनता है, हमने कहा जी काम करते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं। ड्राफ्ट क्यों बनाना है, सो दैट हमको ये पता लगे कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने कहा यार लोग ना जब भी कुछ परचेज सेल करते हैं तो बड़ी चीटिंग करते हैं। आपने कहा अच्छा, हमने कहा हाँ। फिर हमने बोला अगर यार इतनी चीटिंग चली काम कैसे चलेगा, जब भी सेल्स होता है लोग चीट कर रहे हैं, एग्रीमेंट होता है सेल्स का लोग चीट कर रहे हैं। ये वो एक ड्राफ्ट बनाते हैं जिसमें कोई भी चीटिंग करेगा अगर सेल्स पर, गुड्स पर, डिलीवरी पर, पोजीशन पर, क्या क्या बोला, सेल्स पर, गुड्स पर, डिलीवरी पर, पोजीशन पर, ऑक्शन सेल्स पर, सेलर को पेड नहीं करेगा, बायर को चीट करेगा, ये सब उठा के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक ड्राफ्ट बनाओ। इसी को बाद में चल के हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कर देंगे। सिमिलरली हमने कहा यार बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, चेक होता है, आए दिन चेक को लेके फ्रॉड हो रहे हैं। हमने कहा एक ड्राफ्ट बनाओ जिसमें बातें लिखो कि चेक में क्या क्या सेक्शंस पर क्या क्या हो रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या सेक्शन पे क्या क्या हो रहा है, प्रोमिसरी नोट पर किस किस सेक्शन पे क्या क्या हो रहा है, सब मेंशन कर दो। सब कर दिया सर। अब इस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में पेश करो, लोकसभा राज्यसभा पे इस पे डिस्कशन हो जाए, बिल इसको ड्राफ्ट कर दिया जाए, प्रेसिडेंट सर के पास चलो, वो अपनी एसेंट सहमति दे दें। और अगर वो ऐसा कर दें तो जो ये ड्राफ्ट जो बिल बना वही आगे चल के एक्ट बन जाएगा, अगर वो अप्रूव्ड हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर वो अप्रूव हो जाएगा। तो आपको ये बात तो समझ आ गई कि हाउ लॉ मेड। आओ चेक करते हैं। सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनेगा। ड्राफ्ट में होगा क्या, ऑब्जेक्टिव एंड गाइडेंस, क्यों चाहिए, आवश्यकता क्या है, और उसको गाइडलाइन कि कैसे कैसे इंप्लीमेंट होगा। आगे बढ़ो। पार्लियामेंट में क्या प्रेजेंट हुआ, बोथ द हाउसेज में। बोथ हाउसेज कौन से हैं, लोकसभा राज्यसभा, लेजिस्लेटिव बॉडी। रिकॉल करते चलो दोस्त, लेजिस्लेटिव बॉडी में लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट हुआ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ये। सर प्रेजेंट क्यों करना है, सो दैट उस पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, वोटिंग हो कि कितने लोग हैं उनमें से मेजॉरिटी उस ड्राफ्ट के फेवर में है या अगेंस्ट में है। आगे आइए। अब जब वो ड्राफ्ट प्रेजेंट हुआ तो वो क्या बन गया, बिल। बहुत ध्यान से लो, उस बिल को पास कर लिया गया, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास हो गया। अब क्या चाहिए, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट सर सिग्नेचर कर दें। सर प्रेसिडेंट सर क्यों, मोदी जी क्यों नहीं कर देते। सवाल तो आएगा ना कि प्राइम मिनिस्टर कर दे सर, है ना, ये मिनिस्टर कर दे सर, प्रेसिडेंट सर की क्या जरूरत आ रही है। भाई सवाल तो है। तो हमने कहा लेजिस्लेटिव बॉडी में, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में तीन ही लोग थे, प्राइम मिनिस्टर या उसके कौन से मिनिस्टर थे नहीं। लेजिस्लेटिव में लोकसभा राज्यसभा, जहां पे डिबेट डिस्कशन चलेगा उस ड्राफ्ट के ऑब्जेक्टिव एंड गाइडलाइंस पर। अरे आर यू विद मी, सुनते चलना। हम बोला लेजिस्लेटिव बॉडी में जो ड्राफ्ट आया था जिसमें ऑब्जेक्टिव लिखा था कि क्यों होना है, गाइडलाइन लिखी थी कि कैसे होना है, उस पर डिबेट चलेगा, डिस्कशन चलेगा, वोटिंग्स कराई जाएंगी। अब लोकसभा राज्यसभा में अप्रूव्ड हो गया, तो अब क्या चाहिए, प्रेसिडेंट सर की एसेंट साइन चाहिए। आगे आओ। जैसे ही उस बिल पे प्रेसिडेंट सर अपनी साइन दे देंगे, लोकसभा राज्यसभा में वो पास हो जाएगा, और अगर वो अप्रूव हो गया तब वो जाके बन जाएगा एक एक्ट। अब सवाल ये है, क्या हर बिल जो प्रेसिडेंट सर के सामने जाता है उसको वो अप्रूवल दे ही देते हैं? नहीं, तीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। 3 चॉइसेस आर अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट सर। पहला, अप्रूवल दे दे, टिक बना लो एक्ट। दूसरा, होल्ड कर लें, नहीं अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस, अल्टरनेटिव की जरूरत है, ये वाला सही नहीं लग रहा है। और तीसरा, रिजेक्ट, रिटर्न फॉर द रिव्यू, कि इसको ले जाओ, इसको वापस से देखो, इसको वापस से रिव्यू करो। तो आपने समझ लिया कि कोई एक्ट कैसे बनता है। मुझे चैट में एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है? ओ जी अच्छा बढ़िया, मजा आ रहा है पढ़ने में। अरे गुड यार, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि कोई एक्ट बनता कैसे है, लॉ बनता कैसे है। जब हम बोलते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब हम बोलते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जब हम बोलते हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जब हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जब हम बोलते हैं द कंपनीज एक्ट 2013, बना कैसे वो एक्ट, एक्चुअल में बना कैसे? तो हमने कहा बड़ा सिंपल था, एक ड्राफ्ट बनाया जिसमें ऑब्जेक्टिव गाइडलाइन बता दी, उस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज में प्रेजेंट करा, लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है,
जहां पर डिबेट डिस्कशन चला, वोटिंग हुई, वो ड्राफ्ट पास हो गया, अब वो बिल बन गया। वो बिल प्रेसिडेंट सर के पास गया एसेंट के लिए, उनकी सिग्नेचर के लिए। प्रेसिडेंट सर के पास 3 ऑप्शन थे, वो अप्रूवल देते, रिजेक्शन देते, या फिर रिव्यू के लिए डाल देते, या विथ होल्ड कर देते। उन्होंने जैसे ही अप्रूवल दिया, वो ड्राफ्ट जो बिल बना था वो बिल अब एक्ट बन गया। सभी क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया। चलो, तो आपको ये समझ आ गया कि कोई एक्ट अगर एक्ट बनता है तो वो बनता कैसे है ना? आ जाइए मेरे साथ, आइए। चलिए, तो हमने अभी तक जो भी कुछ सीखा उसमें अब ये 3 पॉइंट्स और ऐड कर लेते हैं, फिर सेशन को जय हिंद करेंगे। मेरे साथ आइए। रूल्स एंड रेगुलेशन, हमने कहा जी लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्या करती है? हु मेक द लॉज। लॉ बनता है मतलब एक एक्ट बनता है। सेकंड, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हु इंप्लीमेंट द लॉज। क्या गए? रूल्स, हाउ एक्ट इंप्लीमेंटेड। आपने कहा जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कोई कंसेंट फ्री है कि नहीं है? कोई एग्रीमेंट सोशल नेचर का है, डोमेस्टिक नेचर का है, कॉमर्शियल नेचर का है? हाउ टू आइडेंटिफाई। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से 1919 में, कब बोला? 1919 में कह दिया, बल्फर नाम था, कि जाने मन मैं तुम्हारे लिए, ये केस लॉ है, ध्यान सुनना, कि मैं तुम्हारे लिए आज आते हुए बढ़िया गोल्ड की ज्वेलरी ले आऊंगा, डायमंड के नेक्लेस ले आऊंगा, और मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारी मेंटेनेंस के लिए, पार्टी के लिए, पार्लर के लिए तुम्हें इतने पाउंड फिक्स दिया करूंगा। वाइफ ने कहा, ओ माय गॉड, आर यू सीरियस? ने कहा, यस डार्लिंग। सारी बातें सेटअप हो गई, सब हो गया। पहले महीने हस्बैंड ने दिया भी, दूसरे महीने दिया भी, फिर उसने नहीं दिया। वाइफ घर से निकली, कोर्ट पहुंची, कहीं इसके साले खिलाफ केस कर देंगे। वाइफ ने केस कर दिया। कोर्ट का ये जजमेंट आया कि ये जो हस्बैंड वाइफ के बीच 1919 में जो एग्रीमेंट हुआ था, ये कॉमर्शियल नेचर का नहीं है, ये तो सोशल डोमेस्टिक नेचर का है, घरेलू है। इसमें हस्बैंड तो देने की बात कर रहा है कि हम ये दे देंगे, आप क्या प्रोडक्ट उसको सेल कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, कॉमर्शियल नेचर का ही नहीं है। कोई केस नहीं बनेगा, घर जाओ। लेकिन वहीं, ये विदेशी नाम है ना, बल्फर वर्सेस बल्फर, 1919 की बात थी। लेकिन वहीं पर एक केस लॉ और आया, नाम है राजलुखी देवी वर्सेस भूतनाथ। नाम से तुम्हें पता लग गया होगा, भारत का केस लॉ है। राजलुखी देवी ने भूतनाथ से कहा, प्रिय क्या तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो? भूतनाथ ने कहा, हाँ 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 हाँ। कि अच्छा, अगर ऐसा है तो ये एक एग्रीमेंट है, इस पे जरा साइन कर दो। इसको राइटिंग में भी करा लेते हैं, रजिस्टर्ड भी करा लेते हैं कि हाँ तुम सच में प्रेम करते हो, हाँ तुम हर महीने मुझे मेंटेनेंस के लिए पैसे भी दोगे। उसने कहा, हाँ 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 हाँ। इतना प्रेम में पागल था, भारतीय था ना, इतना प्रेम में पागल था, लड़का भी था। उसने साइन भी करी, अप्रूवल भी दिया, राइटिंग में भी हो गया, रजिस्टर्ड भी हो गया। ये केस लॉ डोमेस्टिक नहीं बना, इस पर केस बना फिर कहीं ना कहीं। तो आपको सिर्फ इतना समझना है, लॉ बना, उसको इंप्लीमेंट करा गया, फिर आया इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ये अथॉरिटी आरबीआई, सेबी, सीसीआई, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फंक्शन फॉर सेल्फ, ये खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। एक्ट इंप्लीमेंट कैसे हुआ, रेगुलेट कैसे हुआ, ये सारा काम होता है एक स्टेचरी बॉडी का। तो यारों, आज अभी हम जो पहला लेक्चर आज अपना ले रहे हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आई होगी, फॉर श्योर बहुत मज़ा आई होगी। लेक्चर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आज ये